बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जो कि राहुल गांधी की ट्वीट से जुड़ी हुई है। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। इन्होंने मंशूर को बंद कमरे में तैयार करदा बताया। राहुल के मुताबिक अलग थलग पड़े शख्स की आवाज कम नजरी और तकब्बुर की अलामत है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अवाम की आवाज को मंशूर में जगह दी है और आज इसी को लेकर ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने इजहार ख्याल किया है। और इस ट्वीट में बीजेपी की जानिब से जारी किए गए मंशूर को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि मंशूर को बंद कमरे में तैयार किया गया है। राहुल के मुताबिक अलग थलग पड़े शख्स की आवाज कम नजरी और तकब्बुर की अलामत है। तो राहुल गांधी ने बीजेपी के इंतखाबी मंशूर यानी संकल्प पत्र, जिस तरीके से कल इस संकल्प पत्र की इजराई हुई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर से, और इसमें कई बड़े दिग्गज लीडर बीजेपी के देखे गए और इसके बाद अब राहुल गांधी का पहला ट्वीट सामने आया है इस संकल्प पत्र को लेकर। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। रंजिता, राहुल गांधी ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर, जो कि इंतखाबी मंशूर मैनिफेस्टो जारी किया गया बीजेपी की जानिब से, उस पर ट्वीट किया है और एक तरीके से मंशूर को कहा गया है कि बंद कमरे में तैयार किया गया मंशूर है, मैनिफेस्टो है। इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल सना, निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला बोला है बीजेपी के घोषणा पत्र पर, जिसे संकल्प पत्र बीजेपी ने नाम दिया। और कल कांग्रेस बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी और तमाम जो नेता थे, बड़े नेता बीजेपी के, मैनिफेस्टो जी रंजिता, पूरे घोषणा पत्र की जानकारी उन्होंने दी। और आज जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो उन्होंने साफ तौर पर ये अपने ट्वीट में लिखा कि किस तरह से बीजेपी का मैनिफेस्टो बना है। सिर्फ एक व्यक्ति का महिमा मंडल किया जा रहा है और वो एक व्यक्ति अकेले अपनी हुकूमत चलाने का काम कर रहा है और वो उस व्यक्ति के ही राय से ये मैनिफेस्टो बना है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आम जनता ने तैयार किया है। आम जनता की राय के साथ ये मैनिफेस्टो बना है। सभी तबके से बात की है कांग्रेस के नेताओं ने और उसके बाद ये मैनिफेस्टो बना है। तो जाहिर तौर पर उन्होंने ये फर्क दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो आम जनता का मैनिफेस्टो और आम जनता के लिए मैनिफेस्टो है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जो घोषणा पत्र है या ये संकल्प पत्र कहे, वो सिर्फ एक व्यक्ति के चाहे हुए मुद्दे और एक व्यक्ति के ही आसपास की चीजों को लेकर बनाया गया है, बंद कमरे में बनाया गया है। किसी तरह से जनता को या आम लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी का संकल्प पत्र किस तरह का होगा। जी, ये तो बात सियासी पार्टियों की रही, लेकिन अगर वाकई मैनिफेस्टो की बात की जाए, जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है रंजिता कि 6 करोड़ लोगों से राय ली गई है, उसके बाद ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। लेकिन कल के अगर खिताब की हम सुने तो उस खिताब में जब शुरुआत की मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अपने तकरीर की, उस वक्त उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद पर बीजेपी का खास फोकस रहेगा और आते आते जिन चीजों पर उन्होंने रोशनी डाली उनमें कहीं गरीबी, रोजगार, नौकरी, बेरोजगारी का जिक्र नहीं था। जी बिल्कुल सना, देखिए अगर हम बीजेपी के घोषणा पत्र को ध्यान से देखें तो 2014 के जो घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया था उससे बहुत कम ही चीजें ऐसी थी जो शामिल की गई। ज्यादातर चीजें वही थी, ज्यादातर वादे वही थे जो 2014 के चुनाव में थे। राम मंदिर का जिक्र था बीजेपी के मैनिफेस्टो में, 370 का जिक्र था। इसके अलावा जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगता है कि जिस तरह से पुलवामा की घटना हुई और उसके बाद मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक का जो फैसला लिया, सेना की तरफ से जो किया गया ये जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के लिए, वो एक बड़ा चुनावी एजेंडा हो सकता है, एक माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है बीजेपी की तरफ से। यही कारण है कि अगर हम बीजेपी के घोषणा पत्र को देखें तो सबसे पहला जो जिक्र है, सबसे पहला मुद्दा जो उठाया है बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में, वो राष्ट्रवाद का ही मुद्दा है, जिस पर सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टियां हमला बोल रही है बीजेपी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक जो हमेशा आरोप लगता रहा है बीजेपी का, राम मंदिर का मुद्दा उसमें रखा गया है कि राम मंदिर बनाने की कोशिश होगी संविधान के दायरे में रहकर। तो ये कहीं ना कहीं विकास को लेकर नहीं बल्कि कई चुनावी एजेंडों को लेकर ये घोषणा पत्र बनाया गया। हालांकि बैलेंस करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। वो घोषणा ये कि किसानों को पेंशन दिया जाए 60 साल की उम्र के बाद, इसके अलावा छोटे व्यापारियों को पेंशन देने की बात कही गई। लेकिन ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं गौण रही, इन चीजों पर ज्यादा जिक्र नहीं हुआ जितना कि
बीजेपी के जो चुनावी एजेंडे थे, जो उनकी विचारधारा है, जो जिस चीज पर राजनीति बीजेपी करती है, उस पर कांग्रेस ने जवाबी हमला भी किया है। जी, जाहिर सी बात है। और ये जो मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं तमाम पार्टियों की जानिब से, ये पूरे 5 साल ये तमाम पार्टियां क्या कुछ करने वाली हैं, इसका खद्दोखाल एक तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन आम आदमी की अगर बात कर ली जाए रंजीता, तो एक आम आदमी के लिए रोटी कपड़ा मकान के बीच अगर राष्ट्रवाद को देखा जाए तो एक आम आदमी राष्ट्रवाद को इन तीनों चीजों के दरमियान कहां देखता है, कहां पाता है? जी देखिए, यही सवाल कांग्रेस के बड़े नेता भी उठा रहे हैं। जब कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसके बाद एक एक कर कई बड़े नेताओं ने इस मैनिफेस्टो पर अपनी प्रतिक्रिया दी। न्यूज़ 18 पर भी कई लोगों ने बातचीत की और साफ तौर पर उनका कहना था कि राष्ट्रवाद से पूरा देश राष्ट्रवाद है, कहीं न कहीं राष्ट्र की चिंता पूरे देश को है, लेकिन जो आम लोगों का मुद्दा है या आम सरोकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो ज्यादा अहम होते हैं चुनावी मुद्दों के लिए, जिसकी बात हमेशा कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस इस मामले में अपने आप को ऊपर मान रही है और ये दिखाने की कोशिश आम जनता के सामने कर रही है कि आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा सोचती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। न्याय की बात कांग्रेस कर रही है, न्याय योजना जो कांग्रेस लेकर आ रही है, और ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की है कि एक तरफ राष्ट्रवाद का जिक्र हो और दूसरी तरफ न्याय का जिक्र हो। पार्टी को ये लगता है कि जब आम जनता वोट करती है तो ये मुद्दे जो है वो पोलराइज करने की कोशिश होती है एक तरह से, लेकिन वो ना होकर आम जनता अपने रोटी कपड़ा मकान पर बात करे, आम जो जन सुविधाएं हैं उस पर बात करे, और अगर उस पर वोटिंग होगी तो कांग्रेस को इसमें फायदा हो सकता है। जी, और इस पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा आपको सुनाएंगे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ रंजीता जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कुछ नहीं समझ में आएगा, बीजेपी का संकल्प पत्र करोड़ों लोगों की आवाज है। राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आएगा, ये उनके समझ के पार की चीज़ है। अब ऐसा है कि जो तय करके बैठा हो कि वो जो है वो ना दिमाग खोलेगा ना दिमाग लगाएगा और अकल से पैदल हो, तो उसको जो है वो हमारा संकल्प पत्र समझ में नहीं आएगा। उनको ये भी समझ में नहीं आएगा कि 6 करोड़ लोगों से संपर्क संवाद करके ये मैनिफेस्टो बना है। उनको ये भी नहीं समझ में आएगा कि गांव, गरीब, नौजवान, किसान, महिलाएं, मजदूर, सभी वर्गों की भागीदारी और हिस्सेदारी से ये संकल्प पत्र बना है। उनको ये भी समझ में नहीं आएगा कि जो 5 सालों तक नरेंद्र मोदी जी ने मजबूती के साथ देश के सुरक्षा के लिए, देश के समावेशी विकास के लिए, देश में सुधार के लिए जो काम किया है, उसके अनुभवों के आधार पर उसको आगे बढ़ाने हुए ये सरकार जो है 5 सालों और क्या काम करेगी उसको लेकर के ये संकल्प पत्र है। तो ये संकल्प पत्र को समझने के लिए थोड़ी सी अकल चाहिए, और अकल से कोई पैदल हो तो वो समझ नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन से ठीक पहले इंदौर में करोड़ों के कैश का पर्दाफाश हुआ है। एक बड़ी पार्टी को हवाला के जरिए 20 करोड़ भेजे जाने की खबर है। इंदौर में प्रवीण कक्कड़ के लॉकर की जांच जारी है। वहीं भोपाल में आईटी की छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अश्वनी शर्मा के घर से 10 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। आइए देखते हैं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी तो एक बेनामी संपत्ति बन गई है, और एक ऐसी बेनामी संपत्ति बन गई है जहां पे जिस कांग्रेस पार्टी के घर पे हाथ डालो वहां पर जो है वो कैश की एटीएम मशीन निकल रही है, और एक के बाद एक इस तरह का जो काले धन का एक जखीरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े हुए लोगों के यहाँ निकल रहा है। अरे उसका जवाब दो भैया, ये पैसे, ये जखीरे आए कहाँ से? ये काला धन है कि गोरा धन है? तो इसलिए जो है वो कांग्रेस पार्टी जो बेनामी संपत्ति की कहीं ना कहीं खुद में खुद बेनामी संपत्ति बन चुकी है, तो उसमें एक के बाद एक इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। उसका जवाब देने के बजाय आप कह रहे हैं जी हमारे ऊपर राजनीतिक पूर्वाग्रह से हो रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आ गया? राजनीतिक पूर्वाग्रह से आ गया क्या? न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी इंटरव्यू में पीएम मोदी ने सहारनपुर में मुसलमानों से वोट मांगने पर मायावती पर तंज कसा। पीएम ने कहा कि लगातार मिल रही हार से मायावती बौखला गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मायावती की इस सियासत पर सेकुलरिज्म का झंडा ढोने वाले चुप क्यों बैठे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर ऐसी ही अपील किसी ने हिंदू वोटरों से की होती तो फिर हंगामा खड़ा किया जाता। हालांकि पीएम मोदी ने इस पूरे मामले को इलेक्शन कमीशन का मामला करार दिया। आपको बता दें कि यूपी के देवबंद में इतवार को अजीम इत्तेहाद की मुश्तरका रैली में बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने मुसलमानों को बार बार मुखातिब करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में वो अपने वोट को तकसीम नहीं होने देंगी।
मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को वोट, मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो ईसी की नजर में भी आ गई। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो, मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती की तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है, तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी।